हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार जीएस एकेडमी में। इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे 18वीं शताब्दी का भारत, जिसमें बंगाल और अवध को पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में पढ़ेंगे हैदराबाद में पढ़ेंगे कि हैदराबाद में कैसे क्षेत्रीय शासन, कैसे स्वतंत्र शासन की स्थापना हुआ हैदराबाद में, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं हैदराबाद को। हैदराबाद यानी आज के समय में हैदराबाद की बात करेंगे तो हैदराबाद दक्षिण भारत में पड़ता है। यानी आज के समय में हम हैदराबाद की बात करेंगे तो हैदराबाद दक्षिण भारत में पड़ता है। और जब ये हैदराबाद मुगलों के अधीन था, उस समय हैदराबाद काफी बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ था। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक यानी तमाम सारी जगहों पे हैदराबाद का विस्तार था। हैदराबाद काफी बड़ा राज्य था। अभी के समय में बात करेंगे हैदराबाद का, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना निजाम उल मुल्क ने किया। हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना हैदराबाद के निजाम उल मुल्क ने किया। निजाम उल मुल्क पहले मुगलों के अधीन सेवा दिया करते थे। यानी हैदराबाद जो निजाम थे, निजाम उल मुल्क, पहले मुगलों के अधीन ही सेवा दिया करते थे। सेवा के कार्य में विलीन रहते थे, सेवा कार्य किया करते थे। निजाम उल मुल्क को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने दक्कन के क्षेत्र दिया। यानी कि निजाम उल मुल्क को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने दक्कन का क्षेत्र दिया और निजाम उल मुल्क को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। दक्कन महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र को दक्कन कहा जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र को दक्कन कहा जाता है। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने निजाम उल मुल्क को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। निजाम उल मुल्क काफी योग्य व्यक्ति था। निजाम उल मुल्क दूरदर्शी व्यक्ति था। निजाम उल मुल्क काफी प्रभावशाली व्यक्ति था। वो किसी पे अपना प्रभाव बहुत जल्दी डालता था। निजाम उल मुल्क योग्य होने के कारण अपनी योग्यता का परिचय देने लगे और मुगलों का जो जर्जर स्थिति थी, दक्कन या भू राजस्व को सुधारने के लिए निजाम उल मुल्क ने प्रयास करने लगा। विशेष तौर पर मुगलों की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का प्रयास निजाम उल
मुल्क ने किया, निजाम उल मुल्क ने किया। इस प्रभाव को देखते हुए, निजाम मुल्क की योग्यता को देखते हुए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को घबरा गए, डरा गए। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला अयोग्य व्यक्ति था। सबसे पहली तो डर इसको यह था कि हम अयोग्य हैं। अयोग्यता के कारण इसके अंदर डर सता रहा था। फिर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने सोचा कि निजामुल मुल्क कहीं हमें ही न गद्दी से हटा दे और मुगल बादशाह बन जाए। यानी मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को डर था। एक तरह मोहम्मद शाह रंगीला अयोग्य था, निजाम मुल्क योग्य व्यक्ति था, दूरदर्शिता वाली व्यक्ति था। इसको डर हो गया, घबरा गया, कहीं हमको निजाम मुल्क अपनी योग्यता पर खुद से हमको मुगल बादशाह गद्दी पर से हटा दे और खुद गद्दी पर बैठ जाए, यानी मुगल बादशाह फिर बन जाए निजाम मुल्क। इन सारी तमाम बातें जो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दिल में था, जिसके कारण वो घबरा रहे थे, डर रहे थे। इसी सब को देखते हुए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने निजाम मुल्क को कहा कि कोई वित्तीय व्यवस्था सुधारने की जरूरत नहीं है, कोई भू राजस्व सुधारने की जरूरत नहीं है, बस जैसे था वैसे रहने दीजिए। इसमें किसी प्रकार की बदलाव का कोई जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुधार का जरूरत नहीं है। निजामुल मुल्क तो दर्शी व्यक्ति था, वो समझ रहे थे कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला क्यों घबरा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं। निजामुल मुल्क ये भी बात समझ रहे थे कि मुगल रूपी नाव डूबने वाली है, तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का कोई भरोसा नहीं है। यानी बहुत ज्यादा भरोसा मुगल बादशाह पर नहीं किया जा सकता था, ये सोच रहे थे निजामुल मुल्क। इसलिए इस सब को देखते हुए मुगल बादशाह की दुर्दशा को देखते हुए निजामुल मुल्क ने मुगल रूपी डूबती नाव की सवारी करना बेहतर नहीं समझा, मुगल रूपी डूबती नाव की सवारी करना अच्छा नहीं समझा, और उन्होंने हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना कर लिया। जब निजामुल मुल्क ने हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया, और स्वतंत्र शासन स्थापना करने के बाद शासन प्रशासन की व्यवस्था करने लगी, शासन प्रशासन चलाने लगा, तो यह जानकारी मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को पता चला। यानी कि जब हैदराबाद के निजामुल मुल्क ने हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना कर ली और शासन प्रशासन अच्छी तरह चलाने लगा, तो इसका जानकारी मोहम्मद शाह रंगीला को पता चला। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने अपना एक प्रतिनिधि को भेजा, जिसका नाम था मुवारिज खां। यानी कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने अपना एक प्रतिनिधि को
हैदराबाद भेजा, जिसका नाम था मुबारिज खान। यानी हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना, हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना निजाम उल मुल्क ने किया। मोहम्मद शाह रंगीला के प्रतिनिधि थे। मुबारिज खां यानी कि प्रतिनिधि थे। मुबारिज खां। अपने दल बल के साथ अपने मुगल सेना के साथ हैदराबाद पहुंचा। तो हैदराबाद निजामुल मुल्क ने, यानी हैदराबाद निजामुल मुल्क की सेना और मुबारिज खां की सेना के बीच 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को सुकरखेड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। यानी 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को मुबारिज खां, जो नेतृत्व कर रहे थे मुगल की सेना का, और दूसरी तरफ थे हैदराबाद के निजामुल मुल्क, इन दोनों की सेना 11 अक्टूबर 1724 को सुकरखेड़ा नामक स्थान पर इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में सुकरखेड़ा या शंकरखेड़ा का युद्ध कहा जाता है। यानी मुबारिज खां मोहम्मद शाह रंगीला का प्रतिनिधि थे। मुबारिज खां जो हैदराबाद जा रहे थे अपनी सेना के साथ, यानी मुगलों के सेना के साथ, और मुगलों की सेना और निजाम उल मुल्क की सेना 11 अक्टूबर 1724 को मुगलों की सेना और निजाम मुल्क की सेना दोनों के बीच 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को सुकरखेड़ा नामक युद्ध हुआ। इस युद्ध में सुकरखेड़ा या शंकरखेड़ा नामक युद्ध मुगल की सेना, जिसका नेतृत्व कर रहे थे मुबारिज खां, यानी मुबारिज खां की सेना जो नेतृत्व कर रहे थे मुगलों की सेना का, मुबारिज खां जो नेतृत्व कर रहे थे मुगलों की सेना का, और हैदराबाद के निजामुल मुल्क की सेना, दोनों सुकरखेड़ा नामक गांव में 11 अक्टूबर 1724 को आमने सामने हुई, और इन दोनों के बीच एक युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में सुकरखेड़ा या शंकरखेड़ा का युद्ध कहा जाता है। सुकरखेड़ा या शंकरखेड़ा का युद्ध कहा जाता है, जिसे इतिहास में सुकरखेड़ा या शंकरखेड़ा का युद्ध कहा जाता है। सुकरखेड़ा या शंकरखेड़ा के युद्ध में हैदराबाद के निजामुल मुल्क की जीत हुई और मुबारिज खां की हार हुई। सुकरखेड़ा या शंकरखेड़ा के युद्ध में मुबारिज खां की हार नहीं हुई,
अगर माना जाए, देखा जाए, समझा जाए तो 11 अक्टूबर 1724 को जो मुबारिज खां और निजामुल मुल्क के बीच युद्ध हुआ 11 अक्टूबर 1724 को, जिसे शंकर खेरा या शुकर खेरा कहा जाता है, इस युद्ध में मुबारिज खां की हार नहीं बल्कि देखा और समझा जाए तो मुगलों की सेना का हार था, यानी मुगलों का हार था। शुकर खेरा युद्ध में मुबारिज खां की हार नहीं बल्कि मुगलों की हार थी। इसके बाद शुकर खेरा के युद्ध के बाद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो सोचे कि अब कुछ किया जाए, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने हैदराबाद निजामुल मुल्क के साथ एक संधि की, एक समझौता किया और कहा कि आप हैदराबाद का शासक रहिए, आपको हम संपूर्ण दक्कन का, पूरे दक्कन का वायसराय नियुक्त कर देते हैं। लेकिन दक्कन का वायसराय आपको बना देते हैं, लेकिन दक्षिण भारत का जितना भी कर होगा, जो भी कर होगा, आप उस कर को वसूल कर हमको दे दीजिएगा। यानी कि शुकर खेरा या शंकर खेरा का नामक युद्ध 11 अक्टूबर 1724 को ही, और फिर निजामुल मुल्क और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के बीच समझौता हुआ और उस समझौता के तहत कहा गया कि हम आपको दक्कन का पठार बना देते हैं, दक्कन का वायसराय बना देते हैं, दक्कन का वायसराय बना देते हैं, और जो दक्षिण भारत में कर हो वो कर की वसूली करके आप हमें दे दीजिएगा। फिर इन्हें दक्कन का वायसराय बनाया गया, और कर की वसूली करके ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को देते थे। मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि दी, यानी निजामुल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि दिया। आसफ जाह को उपाधि दिया। आसफ जाह को उपाधि कौन दिया भाई? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने। मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि दी। निजामुल मुल्क आसफ जाही वंश से थे। निजामुल मुल्क आसफ जाही वंश से थे। निजामुल मुल्क जो थे आसफ जाही वंश से थे। आसफ जाही वंश, निजामुल मुल्क आपस जाही वंश से थे, इसलिए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने इन्हें आसफ जाह की उपाधि दिया। इस प्रकार निजामुल मुल्क जो पहले मुगल की सूबेदारी किया करते थे, निजामुल मुल्क जो पहले मुगलों का सूबेदारी किया करते थे, उसने हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया। फिर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के प्रतिनिधि मुबारिज खां को शुकर खेरा या शंकर खेरा नामक युद्ध में हराया भी, जो 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को ही। और इस युद्ध के बाद निजामुल मुल्क और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के बीच समझौता हुआ और उस समझौता के तहत कहा गया
कि हम आपको दक्कन का वायसराय बना देते हैं और जो दक्षिण भारत का जितना भी कर होगा उस कर को आप वसूल कर हमें देंगे। और फिर कर की वसूली करके निजामुल मुल्क मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को देते रहे। निजामुल मुल्क एक और युद्ध लड़ा जिस इतिहास में पालखेरा का युद्ध कहा जाता है। यानी शुक्रखेरा के युद्ध को समझ गए। हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने किया समझ गए। जिस समय स्वतंत्र शासन की स्थापना हुआ हैदराबाद में, उस समय मुगल बादशाह कौन थे इसको जान गए। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला थे। और इन दोनों के बीच युद्ध हुआ शुक्रखेरा या शंकरखेरा का युद्ध 11 अक्टूबर 1724 को, जिसमें निजाम मुल्क की जीत हुई और मुवारिज खां जो मुगलों की सेना का नेतृत्व कर रहा था उसका हार हुआ और निजाम मुल्क की जीत हुई। अब समझेंगे हम लोग निजामुल मुल्क ने आगे चलकर एक और युद्ध लड़ा जिसे हम लोग इतिहास में कहते हैं पालखेरा का युद्ध। जिसे इतिहास में हम लोग कहते हैं पालखेरा का युद्ध। तो आइए समझते हैं, इसको उतारिए, समझते हैं पालखेरा का युद्ध को। और इनका बचपन का नाम चिनकिलीज खान था। यानी कि बचपन का नाम चिनकिलीज खां था। यानी कि बचपन का नाम था निजामुल मुल्क का बचपन का नाम चिनकिलीज खान था। अब हम लोग समझते हैं पालखेरा का युद्ध। पालखेरा का युद्ध 1728 ईस्वी में निजामुल मुल्क ने लड़ा। पालखेरा का युद्ध यानी पालखेरा का युद्ध 1728 में, यानी संभवतः शायद 6 मार्च 1728, अगर डेट को याद किया जाए तो संभवतः शायद 6 मार्च 1728 को हुई थी। पालखेरा का युद्ध मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच हुआ था। निजाम उल मुल्क यानी पालखेरा का युद्ध 1728 ईस्वी में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम की जीत हुई। यानी कि इस युद्ध में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम की जीत हुई और निजामुल मुल्क की हार हुई। तत्पश्चात हैदराबाद के निजाम मुल्क ने यानी कि 1728 ईस्वी में निजामुल मुल्क ने एक युद्ध लड़ा और जिसे इतिहास में हम कहते हैं पालखेरा का युद्ध। और पालखेरा का युद्ध निजामुल मुल्क और मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के बीच हुआ, जिसमें जीत हुई बाजीराव प्रथम की, हार हुई निजामुल मुल्क की। तत्पश्चात निजामुल मुल्क ने मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के साथ एक संधि किया। यानी कि निजामुल मुल्क ने बाजीराव प्रथम के साथ एक संधि किया, जिसे हम लोग इतिहास में मुंशी शिव गांव की संधि कहते हैं। मुंशी शिव गांव की संधि कहते हैं, जिसे इतिहास में मुंशी शिव गांव की संधि कहते हैं। यानी बाजीराव प्रथम और इस दोनों के बीच एक संधि हुआ, जिसे इतिहास में मुंशी शिव गांव की संधि कहते हैं। मुंशी शिव गांव की संधि कहते हैं।
इस संधि के तहत निजाम उल मुल्क ने मराठा पेशवा को चौथ और सरदेशमुखी नामक कर देना स्वीकार किया। कालांतर में आगे जाकर निजामुल मुल्क 1740 के करनाल युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला के दिल्ली बुलाने पर दिल्ली गए और आगे चलकर 1748 ईस्वी में निजामुल मुल्क का निधन हो जाता है। यानी कि 1739 में जो पिछले पढ़े थे अवध में, 1739 में जो हरियाणा के करनाल में युद्ध हुआ था, चलकर 1748 में निजाम उल मुल्क का मृत्यु हो जाता है। निजाम उल मुल्क 1747 में निधन हो जाता है। निजाम उल मुल्क के निधन के बाद उनके बहुत सारे उत्तराधिकारी होते हैं जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और सब अयोग्य होते हैं। यानी इनके कुल अपने वंश में उत्तराधिकारी बनने के लिए लड़ाई झगड़ा होने लगा और इधर हैदराबाद पर कब्जा करने के लेकर अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी भी आमने सामने एक दूसरे के बीच लड़ झगड़ रही थी। अपना वर्चस्व अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी भी दिखा रही थी कि हैदराबाद को अपने कंपनी मिलाएंगे, तो वो समझता था कि अपने कंपनी मिलाएंगे। दोनों आपस में लड़ रहे थे, उधर के परिवार वाले लड़ रहे थे। और याद कीजिए कर्नाटक के द्वितीय युद्ध जो संभवतः 1749 से 1754 तक चली थी, 1749 से 1754 तक चला था। युद्ध ये हुआ क्यों था? हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी को लेकर यह युद्ध हुआ था और इस युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी के संधि के तहत हुआ था। यानी द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749-1754 के बीच चला था। पीछे इस चीज को समझ रहे हैं आप? 1749-1754 के बीच चला जो युद्ध हैदराबाद और कर्नाटक उत्तराधिकारी के लिए लड़ा गया और इस युद्ध की समाप्ति हुई थी पांडिचेरी के संधि के तहत। बस यहीं पे मिल रहा है। और फाइनली आगे आकर 1798 ईस्वी में सहायक संधि के तहत अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने हैदराबाद को अंग्रेजी कंपनी में मिला लिया। यानी 1798 ईस्वी में अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 ईस्वी में अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि के तहत हैदराबाद को ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया और ब्रिटिश कंपनी मिलाने के बाद हैदराबाद तब से लेकर आजादी तक ब्रिटिशों के अधीन रहा। जब भारत को आजादी मिली 1947 ईस्वी में, तो हैदराबाद के शासक मुसलमान थे और वहां की जनता, अधिकतर जनता हिंदू था। भारत सरकार को पता था कि अगर हैदराबाद में जनमत संग्रह कराया जाए तो वे लोग
पाकिस्तान जाने के पक्ष में अपना मत करेंगे, प्रस्ताव पाकिस्तान जाने के पक्ष में अपना प्रस्ताव रखेंगे, और वो लोग पाकिस्तान जाने के पक्ष में अपनी मांग को रखते, अपना मत देते या अपने राज्य को पाकिस्तान में विलय करने का पक्ष रखते। ये काफी असंभव था, ये होने वाला बात था ही नहीं, क्योंकि हैदराबाद दक्षिण भारत के बीचों बीच पड़ता है, इसीलिए ये सब बातें संभव था नहीं। और फाइनली आजादी के बाद हैदराबाद में भारत सरकार ने, यानी आजादी के बाद हैदराबाद में भारत सरकार के साथ एक समझौता हुआ, जिस समझौता के तहत कहा गया कि हैदराबाद में 1 साल तक यथा स्थिति बनी रही, जो व्यवस्था थी वो बनी रही। 47-48 तक हैदराबाद में यथा स्थिति बनी रही। हैदराबाद में किसी प्रकार की कोई बदलाव नहीं किया गया, जो जैसे था वैसे ही रहने दिया गया। और 1947-48 में यथा स्थिति बनी रही, और 1948 में पुलिसिया कार्रवाई के तहत ऑपरेशन कैटरपिलर और ऑपरेशन पोलो जैसे पुलिसिया कार्रवाई करके हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। यानी हम लोग क्या पढ़े इसमें, हैदराबाद को पहले क्या पढ़े, यानी हैदराबाद पहले मुगल के अधीन था, फिर मुगल से स्वतंत्र हुआ, फिर स्वतंत्र राज्य बना, काफी प्रभावी राज्य बना, बहुत बड़ा क्षेत्र था हैदराबाद के पास। और फिर अंत में आकर हैदराबाद ब्रिटिश कंपनी में हैदराबाद का विलय किया गया, ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य में हैदराबाद को मिलाया गया 1798 ईस्वी में। सहायक संधि के तहत। और फिर आजादी के बाद 1948 ईस्वी में ऑपरेशन कैटरपिलर, ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिसिया कार्रवाई करके हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। अभी तक हम कुल पढ़े 18वीं शताब्दी के भारत में अवध कैसे मुगलों के अधीन था, मुगल स्वतंत्र हुआ, फिर उसको ब्रिटिश कंपनी ने कैसे अपने कंपनी में मिला लिया, फिर अवध को पढ़े हैदराबाद, अवध कैसे मुगलों से स्वतंत्र हुआ, फिर वहाँ स्वतंत्र शासन की स्थापना हुआ, और फिर स्वतंत्र शासन की स्थापना होने के बाद ब्रिटिश कंपनी ने कैसे अवध को अपने क्षेत्र में मिला लिया। फिर पढ़े हैदराबाद को पढ़ के हम क्या पढ़े कि हैदराबाद में पहले मुगलों के अधीन हुआ करता था, फिर मुगलों से स्वतंत्र हुआ, हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना निजाम मुल्क ने किया। उस समय मुगल बादशाह थे बहादुर शाह, मोहम्मद शाह रंगीला। और फिर निजामुल मुल्क की निधन होता है 1747 ईस्वी में। उसके बाद ब्रिटिश कंपनी हैदराबाद को अपने साम्राज्य में मिला लेती है, अपनी कंपनी के अधीन कर लेती है। और फिर आजादी के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन कैटरपिलर और ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया। आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। आप सबों का प्रेम बना रहे।